Hello everyone. Today in this lecture I am going to discuss applications of Gauss theorem. In the previous lecture we have discussed two numericals based on Gauss theorem and electric flux. So today I am going to start application of Gauss theorem. There are three applications on the basis of Gauss theorem in our NCERT textbook. So let us start first application. It is for infinite long. अब जैसे हमने चार्ज डेंसिटी स्टडी की थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसी टाइप हम लोग अब इस एप्लीकेशंस में फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे वन डायमेंशनल बॉडी, देन टू डायमेंशनल बॉडी एंड देन थ्री डायमेंशनल बॉडी. सो फर्स्ट एप्लीकेशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जब हमारे पास इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा और उस वायर के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो एक डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है. तो गॉस थ्योरम की ये फर्स्ट एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले ये एक इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर. अब इस वायर के ऊपर हमने जैसे चार्ज स्टोर करना स्टार्ट किया तो हमने आगे भी जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया था तब मैंने आपको बताया था जैसे एक चार्ज यहाँ पे वायर के ऊपर स्टोर होना स्टार्ट होगा तब जैसे ये सेकेंड चार्ज आएगा तो फर्स्ट और सेकेंड चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड ड्यू टू रिपल्जन ये सारे चार्जेस अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट इस तरह करेंगे कि हमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिखेगा. तो ये प्रॉपरली एक अरेंजमेंट के साथ सारे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था. अब ऐसे ही एक हमारे पास इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब हमारे पास वन डायमेंशनल बॉडी है. सो यहाँ पे एक वायर के थ्रू हमें एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो जब भी गॉस थ्योरम हम यूज करेंगे चार बेसिक स्टेप आपको याद रखने हैं. सबसे पहला बेसिक स्टेप होगा आपको गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करनी है. गॉसियन सरफेस के साथ उसकी सिमेट्री, और सिमेट्री दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग E.ds कैलकुलेट करेंगे. थर्ड स्टेप में हम लोग टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे और फाइनल स्टेप में हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ये चारों बेसिक स्टेप हमने प्रीवियसली भी देखे हैं. तो फर्स्ट हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे. अब इस वायर से एक डिस्टेंस के ऊपर सपोज हमने एक पॉइंट को यहाँ पे सपोज किया, इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो हमें गॉसियन सरफेस इस तरह सिलेक्ट करनी है कि ये वायर को भी कलेक्ट करे पूरा और उसके साथ इस पॉइंट को भी कनेक्ट करें. तो ये पूरा एक वायर को कनेक्ट करने के बाद एक पॉइंट के साथ हमने एक गॉसियन सरफेस बनाई और इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक गॉसियन सरफेस ली है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, बिकॉज इसके लिए हमें एक इजीली सिमेट्री मिल सकती है. तो सिलेंडर के लिए ये वाली जो सरफेस होगी ऊपर और नीचे ये फ्लैट सरफेस और ये वाली जो सरफेस होगी हमारी वो कर्व्ड सरफेस, ये पूरा सिलेंडर, इस सिलेंडर को हमने एक गॉसियन सरफेस मान लिया. अब जैसे हमारा पॉइंट इस वाली साइड के ऊपर है तो इस साइड के लिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स होगी और इस साइड के लिए इसका एरिया वेक्टर भी इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा. तो ये ds भी हमने बताया. तो ये जो कर्व्ड सरफेस होगी उसके लिए हमारे पास E और ds सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. बट जैसे हमने ये फ्लैट सरफेस की बात की तो फ्लैट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 90. तो इस डायग्राम से हमें ये चीज समझनी है कि अगर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली तो उसके लिए जो कर्व्ड सरफेस है वहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है, इस एरिया से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल सकता है. बाकी दोनों कंडीशन जो हमारी ये फ्लैट सरफेस है उसके लिए थीटा 90 डिग्री हो जाएगा. तो इसीलिए हमने ये गॉसियन सरफेस और सिमेट्री देखी और गॉसियन सरफेस हमने ऐसी सिलेक्ट की कि जहां पे हमें सिमेट्री एक प्रॉपरली एंगल मिल सकता है. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा गॉसियन सरफेस और सिमेट्री. कंसीडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. फ्रॉम फिगर एंगल बिटवीन E and ds फॉर कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड एंगल बिटवीन E and ds फॉर फ्लैट सरफेस इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये जो डायग्राम ने हमने एक्सप्लेन किया. नाउ सरफेस एरिया फॉर सिलिंड्रिकल बॉडी, तो सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए सरफेस एरिया कितना होगा 2πrl. तो ये जैसे हमने गॉसियन सरफेस
और सिमेट्री सिलेक्ट की, उसके बाद सबसे पहला स्टेप हम लोग करेंगे ई डॉट डी एस का कैलकुलेशन। सो ये स्टेप नंबर 2, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू फ्लैट सरफेस ई डॉट डी एस प्लस फ्लैट सरफेस ई डॉट डी एस प्लस कर्व्ड सरफेस ई डॉट डी एस। और फ्लैट सरफेस के लिए थीटा तो 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों टर्म तो हमारे जीरो हो जाएंगे। तो फाइनली कर्व्ड सरफेस एक पूरी बचेगी, उसके लिए ई इंटू क्लोज इंटीग्रल डीएस। और सिलेंडर की एक साइड के लिए, मतलब वो जो साइड जहां से फ्लक्स बाहर निकलेगा, उसका डीएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल एस, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एल। तो ये हमारा गॉस थ्योरम का एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अब राइट हैंड साइड के लिए कैलकुलेशन, मतलब पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम लोग टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। सो फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू स्मॉल एल या फिर कैपिटल एल लेंथ। नाउ गॉस थ्योरम, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। ई डॉट डी एस का आंसर हमें यहां से मिला और चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0 तो चार्ज हमें यहां से मिला। ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा हमारा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 इंटू एन कैप, या फिर हम लोग 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 2 लैम्डा अपॉन 2 इंटू 2 मतलब 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब हमने डायरेक्टली लिखा यहाँ पे के कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट। तो ये फाइनल फॉर्मूला होगा 2 के लैम्डा बाई आर एन कैप। इसी फॉर्मूला से पता चलेगा कोई भी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और इसका ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ये वाला एक ग्राफ आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन जहां पे हमने 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। नाउ एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज्ड प्लेन। अब ये सेकेंड एप्लीकेशन में हमें 2 डायमेंशनल एक बॉडी दी है, पूरा एक प्लेन दिया है जिसको हमने चार्ज किया है। उस प्लेन की वजह से, उस प्लेन के ऊपर जो चार्जेस है उसकी वजह से एक पॉइंट के ऊपर कितनी फील्ड मिल सकती है। तो हमने इस डायग्राम में एक इन्फिनिट लार्ज प्लेन दिया है जिसको हमने फुल्ली चार्ज किया है। अब इस प्लेन की वजह से एक पॉइंट के ऊपर हमें कितनी फील्ड मिल सकती है, तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमें एक गॉसियन सरफेस बनानी होगी। उस गॉसियन सरफेस के साथ हम लोग सिमेट्री चेक करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में ई डॉट डी एस कैलकुलेट करेंगे। थर्ड पॉइंट के लिए टोटल चार्ज, और फोर्थ स्टेप के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने एक जो इनफाइनाइट प्लेन लिया, उसके लिए सुटेबल गॉसियन सरफेस होगी एक रेक्टेंगुलर स्लैब। तो हमने एक रेक्टेंगुलर सरफेस को मान लिया। अगर आप कोई दूसरी भी सरफेस यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी होगी सिमेट्री। आपको जिस सरफेस के लिए सिमेट्री बहुत ही इजी हो जाएगी उसी सरफेस को आप सिलेक्ट करो, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इस इनफाइनाइट प्लेन के लिए हमें इजीएस्ट गॉसियन सरफेस मिली, रेक्टेंगुलर सरफेस। अब इसके लिए हमें क्या बेनिफिट हुआ, तो इस रेक्टेंगुलर सरफेस को आप ऑब्जर्व करो, या फिर एक सिलेंडर को आप ऑब्जर्व करो। सिलेंडर भी ले सकते हो आप, रेक्टेंगुलर सरफेस भी ले सकते हो, दोनों सरफेस पॉसिबल है। तो अगर हम इस डायग्राम में रेक्टेंगुलर लिया तो इस वाली जो साइड होगी, इस वाली साइड के लिए एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, और इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इस वाली स्क्वायर सरफेस के लिए एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। बट ये जो ऊपर की सरफेस होगी जिसके लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगी। सेम चीज, ये 2 डायमेंशनल बॉडी है तो हमें अपोजिट साइड भी देखना होगा। तो हमें गॉसियन सरफेस इस तरह सिलेक्ट किया कि इस प्लेन से बाहर एक हमें सरफेस मिलेगी और इस प्लेन से बैकवर्ड साइड पे भी, मतलब हमने एक पूरा सिलेंडर या फिर पूरा रेक्टेंगुलर स्लैब इस प्लेन से पास किया है। तो प्लेन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें ये 2 सिमेट्री मिली, और इस प्लेन के बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम सिमेट्री मिलेगी। ई और डीएस के लिए, इस वाले प्लेन के लिए, इस वाले सरफेस के लिए थीटा 0 और ये वाली साइड के लिए थीटा 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमें टोटल 4 सिमेट्रीज मिली। ये एक हमारी सिमेट्री हो जाएगी, ये एक सरफेस और ये एक सरफेस जहां पे हमें फ्लक्स मिल सकता है।
ये ऊपर वाली एक सरफेस जहां पे हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली ये नीचे वाली साइड के लिए भी हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। सिमिलरली ये वाली साइड के लिए भी नहीं मिलेगा अगर 3 डायमेंशनल सिलेक्ट करते हो, बट हमें तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल बॉडी है तो हमने एक रेक्टेंगुलर सिलेक्ट लिया है, तो यहाँ पे हमने चारों सरफेस के लिए सिमेट्री चेक कर ली। फर्स्ट पॉइंट, लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। टेक द एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड ऑन y and z coordinates and its direction at every point must be parallel to the x direction। जैसे हमने ये प्लेन को सिलेक्ट किया तो प्लेन के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स होगी, तो ये ओनली एक्स डायरेक्शन कवर करेगी। टेक द गॉसियन सरफेस टू बी रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। Only two faces 1 and 2 will contribute to the flux. Electric field lines are parallel to the other faces and they therefore do not contribute to the total flux। और बाकी की जो साइड होगी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। सो अब हमारे पास सिर्फ 2 सरफेस ऐसी मिलेगी जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल सकता है। The unit vector normal to the surface 1 is in negative x direction while unit vector normal to the surface 2 is in the plus x direction। मतलब हमने उस प्लेन के इनफाइनाइट प्लेन के दोनों साइड पे फ्लक्स का कैलकुलेशन किया है। सो E डॉट डी एस इज इक्वल टू सरफेस नंबर 1 E डॉट डी एस प्लस सरफेस नंबर 2 E डॉट डी एस प्लस सरफेस नंबर 3 जो पैरेलल है जहां पे एंगल 90 डिग्री है उसको भी हमने कैलकुलेशन में लिया और पता है हमें अल्टीमेटली ये आंसर 0 ही हो जाएगा, तो हमें ये फर्स्ट 2 सरफेस के लिए फ्लक्स मिलेगा। अब जैसे E डॉट डी एस हमने सिलेक्ट किया सरफेस नंबर 1 इसको, तो इसके लिए हमें अगर यूनिट वेक्टर सिलेक्ट किया तो ये नेगेटिव एक्स आएगा और सरफेस नंबर 2 जिसके लिए यूनिट वेक्टर हमने सिलेक्ट किया तो वो पॉजिटिव एक्स में आएगा। तो यहां पे हमने ई डी एस कॉस 0 लिखा प्लस ये ई डी एस कॉस 0। अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमें सिर्फ क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे cos 0 और cos 0 लिया है, आपको डायग्राम में ये क्लियरली इंडिकेट भी किया है। सो E इंटू इंटीग्रेशन डी एस प्लस E इंटू इंटीग्रेशन डी एस प्लस ये वाला साइड पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स E इंटू एस हो जाएगा। फॉर द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर एरिया, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मान ले तो हम लोग डायरेक्टली गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज पर एप्सिलॉन 0 वेर E डॉट डी एस जो हमने कैलकुलेट किया 2 टाइम्स E इंटू एस विच इज इक्वल टू चार्ज जो हमने कैलकुलेट किया सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन 0। सरफेस एरिया कैंसिल, तो E इज इक्वल टू बचेगा सिग्मा अपॉन 2 epsilon 0 into n cap, where n cap is equal to unit vector normal to the plane and going away from it। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन हो गई जहां पे हमने 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। ये सारे एप्लीकेशन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अगर कोई न्यूमेरिकल हमारा बाकी बचेगा तो वो न्यूमेरिकल भी हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।